स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 23 के बारे में। इसमें कहा गया है निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान देना। और यहाँ पूछा गया है कि कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है, तो ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रावस्ती। अब आइए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 के बारे में। यहाँ पर आप सभी के सामने दो पॉइंट लिखा हुआ है। एक पॉइंट है ए यानी कि कथन, और दूसरा है आर यानी कि कारण। ए में है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। आर में है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। अब इन दोनों पॉइंट के से हम लोग को अपना उत्तर देना है। अब हम सबको ये बताना है कि ए बी सी डी इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा। अगर हम 24 के बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 24 में जो ए पॉइंट यानी कि कथन, इसमें जो पॉइंट है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये बात सही है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पर पॉइंट नंबर आर के बारे में कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं गलत होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी को ध्यान देना है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें यह पूछा गया है कि इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। अगर सवाल नंबर 25 के बारे में बात करें तो इसका देखो दो उत्तर हो सकता है। दो उत्तर क्या हो सकता है, पहला हो सकता है सी यानी कि चरक, और डी हो सकता है जीवक। अब यहाँ पर देखिए हर एग्ज़ाम में, खासतौर पर पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसका उत्तर आयोग के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। अब आप यहाँ पर चाहे सी पर उत्तर लगा दें या डी पर, दोनों में से किसी एक पर अगर उत्तर आप लगा देंगे तो दोनों सही माना जाएगा। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बात करते हैं तक्षशिला के बारे में। वर्तमान पाकिस्तान की रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला की इतिहास में प्रसिद्ध कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिम्बसार के राजवेद जीवक, कनिष्क के राजवेद चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की है। बहुत साहित्य से पता चलता है कि यह वैदिक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। तो ये चीज़ आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 के बारे में। इसमें कहा गया है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था। अब प्रश्न नंबर 26 के बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में या मध्य में स्थित था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 के बारे में। यहाँ पर दो सूची दिया गया, ठीक है, एक मिनट जाइए। अब ये बताना है कि दोनों सूची में कौन सा किससे संबंधित है, उसका आपको मेल करना है। तो सबसे पहला नाम आता है गांधार कला, इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 यानी कि कुषाण से, ठीक है। फिर आता है जूनागढ़ शिलालेख, इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 से, यानी कि रुद्रदामन प्रथम, ठीक। फिर आता है पॉइंट नंबर सी, इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 से। फिर है डी है तक्षशिला लेख, इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 से। तो ये चीज़ ध्यान देना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 के बारे में। इसमें कहा गया है कि गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। अब यहाँ पर आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए है, बी, सी और डी। अब इस सवाल के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय तथा यूनानी कला का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि सवाल अगर ऐसे कभी पूछा जाए कि गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो वो होगा भारतीय तथा यूनानी कला का, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाणु थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध या इंडो ग्रीक या फिर ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 के बारे में। इसमें कहा गया अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। तो ये क्यों प्रसिद्ध था, आइए जानते हैं। 29 के बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बौद्ध प्रतिमा के लिए ये प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को
पहाड़ियों को काट कर बनवाई गई बौद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बौद्ध प्रतिमाओं को काफ़ी ज़्यादा नष्ट भी पहुंचाया है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 के बारे में। इसमें कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। अब 30 के बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अयोध्या लेख से। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो ये चीज़ ध्यान देना कि इसने क्या किए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 के बारे में। इसमें कहा गया है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। इस सवाल के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सातवाहन। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या फिर सिप्रक दिया गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पुराणों में इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम सिंधुक, ठीक है, सिमुक चाहिए और एक नाम होगा आप सिप्रक। तो ये नाम दिया गया है। तो कभी भी इन तीनों में से कोई भी नाम आए तो उसमें आप किसी तीनों में से एक का नाम लगा सकते हैं। अब आगे सुनना। जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। एक बार मैं फिर से इसको दोबारा बोल रहा हूँ, उसको ध्यान सुनना। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या सिप्रक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। तो ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 के बारे में। इसमें कहा गया है निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। तो इसका तो खैर उत्तर सामने ही दिया गया है। तो सबसे पुराना राजवंश सातवाहन था। लेकिन एक मिनट जाइए, थोड़ा सा गड़बड़ है। एक मिनट। ये है एक सवाल है, यहाँ पर थोड़ा इसको गलती से इसका उत्तर यहाँ पर लिख दिया गया है। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर सवाल नंबर 32 पूछा गया निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C, D। अब इसके उत्तर के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सातवाहन। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग और विस्तार से बात करेंगे। इस वंश के संस्थापक सिमुक, अभी हम लोगों ने बात किया, उनको हम लोग सिमुक, सिंधुक या सिप्रक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस वंश के संस्थापक सिमुक का समय कुछ स्रोतों के अनुसार, यानी कुछ मान्यताओं के अनुसार लगभग 200 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन कुछ स्रोतों में इसे कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा के समकालीन भी माना जाता है। तो खैर ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। दोनों में से चाहे जो आएगा तो आप चाहे जो उत्तर लगा देंगे तो वो माना जाएगा। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 के बारे में। उस वीडियो का अंतिम सवाल भी है। इसमें कहा गया है सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। तो इसके बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमरावती में। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रभृत या आंध्र जातीय कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। मैं इसको फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रभृत या आंध्र जातीय कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। तो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुना करो, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ में जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, और इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।